ये यूपीपीसीएस 1 का पेपर है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए ये टेस्ट पेपर नंबर 6 है। बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? सही ऑप्शन बताना है। इसे आधिकारिक रूप से जनवरी 2025 में अधिसूचित किया गया। ये ऑप्शन गलत है। इसे किया यहाँ पर 2025 में इसको नहीं किया गया, 2023 में अधिसूचित किया गया था। दूसरा ऑप्शन है, यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और इसका मुख्यालय तेलंगाना में स्थित है। 2 और 3 ऑप्शन सही हैं और यहाँ पर 2023 होता तो ये भी सही होता। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 2, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन बताने हैं। पहला ऑप्शन है, योजना का लक्ष्य है चयनित जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाना और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन देना है। पहला ऑप्शन इसमें सही है। जो योजना का लक्ष्य है वो चयनित जिलों में कृषि उत्पादकता को बढ़ाना और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन देना है। ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के संबंध में है। योजना की अवधि वर्ष 2025-26 से लेकर 2030-31 तक प्रस्तावित है और कुल 100 जिलों में ये लागू की जानी है। दूसरा ऑप्शन भी सही है, पहला भी ठीक है, दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट है 3, भारत कनाडा द्विपक्षीय व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से बताने कौन से ऑप्शंस सही हैं। पहला ऑप्शन है, भारत का कनाडा के साथ व्यापार अधिशेष इसका संकेत है कि भारतीय निर्यात आयात से अधिक रहा। पहला ऑप्शन इसमें सही है। कनाडा का भारत के कुल वैश्विक व्यापार में हिस्सा 5% से अधिक है। ये ऑप्शन इसमें गलत है। 5% से अधिक नहीं है, ये है 1.95%। ये 1.95% लगभग 2% के बराबर है, ना कि 5%। तीसरा ऑप्शन है, कनाडा भारत में एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में 10 निवेशकों में से एक है, तो ये ऑप्शन गलत है। कनाडा भारत में एफडीआई का 18वां सबसे बड़ा योगदान करता है, ना कि 10 में से एक है। तीसरा ऑप्शन भी गलत है, ओनली पहला ऑप्शन ही सही है, तो ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 4 है 8वें हिंद महासागर सम्मेलन 2025 के संदर्भ में देखना है और इसमें सही कथन भी बताने हैं। यह सम्मेलन मस्कट ओमान में इंडिया फाउंडेशन द्वारा ओमान के विदेश मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया था। ये 8वें हिंद महासागर सम्मेलन के बारे में है, तो सही है ये ऑप्शन, ओमान के विदेश मंत्रालय के सहयोग से इंडिया फाउंडेशन ये सहयोग से किया गया था ओमान की राजधानी मस्कट में। इस वर्ष सम्मेलन का विषय समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्राएं था। दूसरा ऑप्शन भी सही है, 1 और 2 दोनों करेक्ट है, डी आंसर सही है। नेक्स्ट 5, हाल ही में लोकसभा में प्रस्तुत नए आयकर विधेयक 2025 में असेसमेंट ईयर को किस नए शब्द से बदला गया है। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, किस नए शब्द से बदला गया है? टैक्स ईयर से बदला गया है आयकर विधेयक 2025 में, तो सी आंसर इसका सही है, टैक्स ईयर। नेक्स्ट है 6, IIAS DARPG भारत सम्मेलन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन बताने हैं। पहला ऑप्शन है, हाल ही में भारत ने पहली बार इस वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी की थी। पहला ऑप्शन सही है। इसकी ये जो सम्मेलन है, भारत ने पहली बार इसकी मेजबानी की थी। यह सम्मेलन फरवरी 2025 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ये ऑप्शन भी सही है, दोनों करेक्ट हैं, तो ए आंसर सही आंसर है। नेक्स्ट है 7, शिलांग सिलचर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना के संदर्भ में सही कथन बताने हैं। जो ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना है उसके बारे में पहला ऑप्शन है, कॉरिडोर की लंबाई जो कुल लंबाई है वो असम में स्थित है। ये ऑप्शन गलत है। 166.8 किलोमीटर कॉरिडोर इसकी लंबाई है और ये 22 किलोमीटर है जो असम में स्थित है। 166.8 लगभग 167 किलोमीटर है और इसमें से 22 किलोमीटर जो लंबाई है
वो असम में स्थित है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। जो कुल लंबाई है असम में स्थित नहीं है। दूसरा ऑप्शन है परियोजना को ईपीसी, ई इंजीनियरिंग, पी मतलब प्रिक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन मॉडल के तहत विकसित किया जा रहा है। इसमें दूसरा ऑप्शन भी गलत है। इस योजना को ईपीसी के द्वारा नहीं, ईपीसी का नहीं होकर के बल्कि एचएएम के तहत इसको लागू किया जा रहा है, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के तहत। तीसरा ऑप्शन है परियोजना का मुख्य शिलांग और सिलचर के बीच यात्रा समय को ये 5 घंटे तक कम करना है। तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। इसमें ईपीसी की जगह कर एचएएम होता तो सही होता। और इसकी कुल लंबाई 166.8 किलोमीटर है। ये मेघालय में स्थित है ज़्यादातर इसकी लंबाई, ना कि असम में स्थित है। तो तीसरा ऑप्शन बी में आ रहा है, बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है जो विंजीजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह उसके बारे में सही कथन बताने हैं। पहला ऑप्शन है ये बंदरगाह भारत के समुद्री व्यापार के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, करेक्ट है। यह यूरोप, फारस की खाड़ी और पूर्वी एशिया को जोड़ने वाले एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्ग से केवल 10 समुद्री मील की दूरी पर स्थित है। दूसरा ऑप्शन भी सही है, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। सी आंसर इसमें सही है, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है 9, सूची 1 और सूची 2 दी गई है, इसमें मिलान करना है। लेबनान के प्रधानमंत्री, और इस तरीके के क्वेश्चंस आते ही हैं। इसमें देखिए लेबनान के प्रधानमंत्री हैं यहाँ पर नवाफ सलाम। यहाँ पर तीसरे नामीबिया के संस्थापक हैं सैम नुजोमा। ये हैं रोमानिया के अंतरिम राष्ट्रपति इली बोलोजन। यहाँ पर इली बोलोजन है। और चौथा है ग्रीस के नए राष्ट्रपति बने हैं, यहाँ पर ये ऑप्शन ही है, कॉन्स्टेंटाइन टैसोलस। ग्रीस के ये नए राष्ट्रपति हैं। लेबनान के नए प्रधानमंत्री हैं नवाफ सलाम। नामीबिया के संस्थापक सैम नुजोमा। रोमानिया के अंतरिम राष्ट्रपति इली बोलोसन। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 10, सैन्य अभ्यास एक्वेरिन, जो एक्वेरिन के संदर्भ में बताना है, सही कथन भी देखने हैं। हाल ही में इसका 13वां संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया में ये संपन्न हुआ था। ये ऑप्शन गलत है। ये भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच में हुआ था और 13वां संस्करण ये मालदीव में हुआ था, ना कि भारत के उत्तराखंड चौबटिया में संपन्न हुआ। तो पहला ऑप्शन इसका गलत है। दूसरा ऑप्शन है यह भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। ये ऑप्शन इसका सही है। तो सी ऑप्शन में आ रहा है केवल दूसरा, सी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 11, युद्ध जो अभ्यास इंद्र है 2025 के संदर्भ में बताना है, कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है यह एक द्विवार्षिक भारत रूस संयुक्त नौसेना है। ठीक है, ये द्विवार्षिक है, ये 2 वर्षों में एक बार होती है, द्विवार्षिक है। जो इंद्र 2025 है, ये 2025 में देखते हैं कहाँ पर ये की गई थी। और द्विवार्षिक भारत और रूस की संयुक्त नौसेना के बीच है। इस अभ्यास का उद्देश्य परिचालन अंतर संचालनीयता में सुधार करना और द्विपक्षीय नौसैनिक सहयोग को मजबूत करना है। ये ऑप्शन इसका सही है, दूसरा भी। दोनों आ रहे डी में, डी आंसर इसका सही होगा। इसका पहला संस्करण की बात करें तो ये मई 2003 में अरब सागर में भारत के पश्चिमी तट पर आयोजित किया गया था। और इसका संस्करण 13वां 2024 में किया गया फिनलैंड की खाड़ी में। तो इसका यहाँ पर दोनों ऑप्शन करेक्ट है, दोनों ऑप्शन आ रहे हैं इसमें डी में। और इसका 14वां संस्करण की बात करें, ये 2025 में 28 मार्च को बंगाल की खाड़ी में चेन्नई के तट पर आयोजित किया गया और ये 2 चरणों में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है 12, पीएम विश्वकर्मा योजना का एमएसएमई के विकास में क्या योगदान है, वो बताना है। पहला ऑप्शन है कारीगर आधारित एमएसएमई और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देती है। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है ग्रामीण कृषि आधारित उद्यमों के विकास में सहायता करती है। ठीक है, महिला उद्यमियों को प्रत्यक्ष नकद
सहायता प्रदान करती है। जो पीएम विश्वकर्मा योजना है ये महिलाओं को सीधे कोई राशि प्रदान नहीं करती है। तीसरा ऑप्शन गलत है। शहरी एमएसएमई के लिए लॉजिस्टिक लागत को कम करती है। ये लॉजिस्टिक लागत को कम करने पर कोई केंद्रित नहीं है। चौथा ऑप्शन भी गलत है। 1 और 2 ऑप्शन इसके सही हैं, तो डी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट 13 INS तमाल। जो INS तमाल है इंपॉर्टेंट है, ये भी इसके बारे में सही कथन देखने हैं। तो इसमें एंटी एयर और एंटी सबमरीन क्षमताएं दोनों शामिल हैं। INS तमाल में जो यहाँ पर कामोव हेलीकॉप्टर होते हैं, एंटी सबमरीन भी होंगी और इसमें एंटी एयर भी दोनों होते हैं। पहला ऑप्शन सही है। यह पनडुब्बी का पता लगाने के लिए हेलीकॉप्टर ले जा सकता है। ये पनडुब्बी का पता लगाने के लिए हेलीकॉप्टर ले जा सकता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है इसमें रडार और इंफ्रारेड आवृत्तियों के तहत दृश्यता को कम करने वाली स्टेल्थ तकनीक है। ये ऑप्शन भी इसका सही है। तीसरा ऑप्शन भी सही है। चौथा ऑप्शन है यह भारत के प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित पहला युद्धपोत है। गलत है ये 17A के अंतर्गत नहीं है। जो INS तमाल है ये इंडो रूसी परियोजना का हिस्सा है, ना कि 17A का। जो INS तमाल है इम्पोर्टेंट है। 1 2 3 3 युग्म इसमें सही है। INS तमाल इंडो रूसी परियोजना का एक हिस्सा है, ना कि 17A का। तो 3 युग्म आ रहे हैं सी में, सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 14 भारत की मानव विकास स्थिति के संदर्भ में देखना है और बताना है कौन से ऑप्शन सही हैं। सही ऑप्शन इसमें देखने हैं। भारत का HDI जो मानव विकास सूचकांक रैंक बांग्लादेश से अधिक है। इसमें भारत की जो रैंक है वो है 130 और नेपाल के 145 है और बांग्लादेश के साथ ये समान रैंक साझा करता है। भारत का रैंक 2022 में 133वां था और अब सुधार करके 130वां हो गया 2023 में। तो इसमें पहला ऑप्शन गलत है। बांग्लादेश से अधिक नहीं है, बांग्लादेश के समान है। इसमें भारत और नेपाल का HDI रैंक समान है। भारत और बांग्लादेश का समान है, ना कि भारत और नेपाल का। नेपाल का 145 है और भारत का 130 है। इसे UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। भारत उच्च मानव विकास श्रेणी में प्रवेश कर चुका है। ये ऑप्शन गलत है। मध्यम मानव विकास श्रेणी में, मध्यम मानव श्रेणी जो मध्यम मानव श्रेणी है उसमें प्रवेश कर चुका है, ना कि ये उच्च में। तीसरा ऑप्शन भी गलत है। चौथा ऑप्शन है भारत का HDI रैंक 2022 की तुलना में ये गिरा है। 2022 में 133वां था और जबकि अब 2023 में जो 2025 में जारी किया गया है इसमें है 130वां और ये UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कोई भी कथन सही नहीं है, तो डी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट 15 निम्नलिखित में से कौन से पहले सड़क सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई की दशक योजना 2021-2030 के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप हैं। यहाँ पर बतानी है कितनी पहले हैं जो भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप हैं। इसमें EDAR परियोजना ये परियोजना दुर्घटना पर डेटा को बेहतर बनाती है। दूसरा ऑप्शन है कैशलेस उपचार योजना। जो कैशलेस उपचार योजना है ये गोल्डन आवर के दौरान तत्काल इलाज सुनिश्चित करती है। सड़क सुरक्षा ऑडिट भी है ये, जो बुनियादी ढांचे से संबंधित जोखिमों को कम करती है। वाहन सुरक्षा रेटिंग भारत NCAP दुर्घटना रोधी सुरक्षित वाहनों को प्रोत्साहित करती है। इसमें चारों ऑप्शंस करेक्ट हैं, चारों ही ये अनुरूप हैं, डी आंसर सही है। नेक्स्ट है 16 यहाँ पर कथन और कारण दिए गए। प्रतिवर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सही है, 23 मार्च को ही मनाया जाता है और 1961 23 मार्च 1961 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की स्थापना की गई थी। ये ऑप्शन गलत है। 23 मार्च को नहीं की गई थी। 23 मार्च को की गई थी, लेकिन 1961 में नहीं 1950 में हुई थी।
तो इसमें यहाँ पर 1950 है, 23 मार्च 1950 को। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है और 1951 में संयुक्त राष्ट्र की ये विशेष एजेंसी भी बना था। इसका मुख्यालय की बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। दूसरा, इसका कथन तो सही है और आर गलत है, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 17। कथन और कारण दिए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। इसमें पहला ऑप्शन सही है। जो रिजर्व बैंक आरबीआई है उसको सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। इसमें जितने भी क्वेश्चंस है करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट है। स्टार्टिंग में 25 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के दिए गए हैं। कारण आरबीआई को यह पुरस्कार मुख्य रूप से इन हाउस डेवलपर टीम द्वारा विकसित किए गए प्रवाह और सारथी सिस्टम सहित अपने डिजिटल परिवर्तन पहलों के लिए मिला है। इसमें कथन और कारण भी ठीक है और इसकी व्याख्या भी करता है। यहाँ पर आरबीआई को प्रवाह और सारथी सिस्टम सहित अपने डिजिटल परिवर्तन पहलों के लिए ही मिला है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड, और ये सेंट्रल बैंकिंग जो लंदन है उसके द्वारा दिया गया है। पूछा जा सकता है किसके द्वारा दिया गया है और किसके लिए मिला है, तो इसमें अलग करके भी पूछा जा सकता है। बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 18। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन बताने हैं। पहला ऑप्शन है स्टारलिंक ने हाल ही में वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल के साथ डील का ऐलान किया है। ये एयरटेल और रिलायंस जियो ने स्टारलिंक के साथ डील का ऐलान किया है, जो एक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन है स्टारलिंक को जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने डेवलप किया है। ये ऑप्शन भी गलत है। स्टारलिंक को एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने डेवलप किया है, ना कि ओरिजिन जो ब्लू ओरिजिन है इसने डेवलप किया है। दोनों कथन इसमें गलत है, तो सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 19। ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शंस बताने हैं। पहला ऑप्शन है ऑपरेशन सिंदूर भारत की पारंपरिक रक्षात्मक मुद्रा का एक उदाहरण है जो सीमा पार सैन्य रणनीति में अपनाई जाती है। ये ऑप्शन गलत है। जो ऑपरेशन सिंदूर है भारत की पारंपरिक रक्षात्मक नीति से एक बदलाव को दर्शाता है। अब अधिक मुखर, पूर्वखाली और प्रतिरोधात्मक सैन्य रणनीति अपनाई जा रही है। पहला ऑप्शन इसका गलत है। दूसरा ऑप्शन है भारत का उद्देश्य सटीक हमलों के माध्यम से आतंक प्रायोजकों पर रणनीतिक और प्रतिष्ठात्मक लागत थोपना है। दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। पहला ऑप्शन गलत है, इसमें सी ऑप्शन सही है। पहला गलत और दूसरा सही। नेक्स्ट है 19। 20 है भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते एफटीए में ब्रिटेन में कार्यरत भारतीय श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा में छूट दी गई है। इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट है। इसमें छूट दी गई है। यह छूट 3 वर्षों तक लागू होती है और यह दोहरे योगदान समझौते का हिस्सा है। ये भी ठीक है। और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या कर रहा है। ए ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट 21। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और पहला कथन इसमें है, यह है पहली बार वैश्विक प्रेस पर्यावरण को कठिन के रूप में वर्गीकृत करता है। इसमें सही है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है भारत की रैंक में सुधार का अर्थ है कि अब इसका प्रेस पर्यावरण संतोषजनक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये ऑप्शन गलत है। इसमें कठिन श्रेणी में आता है ये, ना कि संतोषजनक के रूप में। तीसरा ऑप्शन है सर्वेक्षण किए गए देशों में से आधे से अधिक में संपादकीय हस्तक्षेप दर्ज किया गया है। तीसरा ऑप्शन सही है। इसमें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 के संबंध में बताना है। ये पहला और तीसरा ऑप्शन सही है, तो 1 2 ऑप्शन इसमें सही होगा। बी आंसर करेक्ट है।
नेक्स्ट है 22, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा पहलों जो इनिशिएटिव से उसका समर्थन कर रहा है? इसमें यहाँ पर विश्व बैंक कर रहा है यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा पहलों। बी आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है 23 है भारत की नक्सलवाद से निपटने की रणनीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें देखने हैं पहले वामपंथी उग्रवाद जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट है LWE के कारणों या परिणामों को सीधे संबोधित करने के उद्देश्य से हैं। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा ऑप्शन है वन अधिकार अधिनियम 2006, ये भी करेक्ट है। गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA, तीसरा ऑप्शन भी सही है। जो PM कुसुम योजना है ये इसमें शामिल नहीं है। PM कुसुम योजना, ये योजना सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। वामपंथी उग्रवाद को कम करने से इसका कोई संबंध नहीं है। 1 2 3 ऑप्शन सही है, ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 24, डिजिटल इंडिया मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई और इसका आदर्श वाक्य पावर टू एम्पायर है। पहला ऑप्शन इसका सही है। इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को ही हुई थी डिजिटल इंडिया मिशन की। इसका आदर्श वाक्य पावर टू एम्पायर है। दूसरा ऑप्शन है भारत इंटरफेस मनी फॉर मनी नामक भीम ऐप वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। ये ऑप्शन भी करेक्ट है, दोनों ऑप्शन ठीक है, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है 25, खेलो भारत नीति 2025 के संबंध में इसमें देखना है कौन सा कथन इसका सही है। यह नीति वर्ष 2001 की राष्ट्रीय खेल नीति को प्रतिस्थापित करती है। पहला ऑप्शन इसका सही है। यह नीति 2001 की राष्ट्रीय खेल नीति को प्रतिस्थापित करती है। नीति के 5 प्रमुख स्तंभों में शिक्षा के साथ एकीकरण शामिल है और प्रगति मापने के लिए राष्ट्रीय निगरानी ढांचा तथा मुख्य प्रदर्शन संकेतक निर्धारित करने की बात है। दूसरा ऑप्शन भी ठीक है, सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 26, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत होने वाले व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन भी बताने हैं। यहाँ विदेशी तथा आंतरिक दोनों व्यापार होते थे, ठीक है, विदेशी भी होते थे और आंतरिक व्यापार भी। दूसरा ऑप्शन है व्यापार के लिए धातु की मोहरों का प्रयोग होता था, व्यापार के लिए नहीं होता था, जो मोहरें थी इसका प्रयोग। दूसरा ऑप्शन गलत है। ये हड़प्पा सभ्यता में व्यापार के लिए धातु यहाँ पर वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए प्रयोग होता था, ना कि व्यापार के लिए होता था। तीसरा ऑप्शन है यहाँ व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था, ठीक है, ये बाल्टर सिस्टम पर आधारित था। 1 3 सी में आ रहा है, सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 27, ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। पुरंदर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसमें शाब्दिक अर्थ होता है दुर्गों को तोड़ने वाला। यहाँ पर और किस में बात की गई है? ऋग्वेद में जो भगवान इंद्र हैं उनको पुरंदर कहा गया। पुरंदर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो दुर्गों को तोड़ने वाला। बी आंसर इसका सही है। 28 है जैन तथा बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें गलत ऑप्शंस बताने हैं। पहला ऑप्शन है दोनों धर्म आस्थांगिक मार्ग का समर्थन करते थे, जैन और बौद्ध। इसमें पहला ऑप्शन गलत है। आस्थांगिक मार्ग या इसको मध्यम प्रतिपदा का सिद्धांत भी बोलते हैं, ये केवल बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है दोनों धर्मों के मध्यम प्रतिपदा को समान माना गया है। इसमें समान नहीं माना गया है, जो ये मध्यम प्रतिपदा है। दूसरा भी गलत है। दोनों धर्मों के प्रवर्तक क्षत्रिय कुल के थे, ठीक है, क्षत्रिय कुल के थे, महावीर स्वामी और यहाँ पर जो गौतम बुद्ध थे। तीसरा ऑप्शन इसका सही है, लेकिन इसमें गलत ऑप्शन पूछा गया है, तो ए आंसर सही आंसर है। नेक्स्ट है 29, गुप्तकालीन सिक्कों के संबंध में देखना है और इसमें सही ऑप्शंस बताने हैं। सिक्कों पर युद्ध प्रियता और कला प्रियता का संकेत मिलता है, ठीक है, पहला ऑप्शन। इसमें युद्ध प्रियता और कला प्रियता का संकेत मिलता है।
दूसरा ऑप्शन है गुप्त शासकों के सिक्के कुषाण सिक्कों की तरह ही शुद्ध थे। इसमें दूसरा ऑप्शन गलत है। यहाँ पर गुप्त शासकों के जो सिक्के थे वो कुषाण शासकों की तरह नहीं थे। तीसरा ऑप्शन है इस काल में चांदी के सिक्के भी जारी किए गए थे। इस काल में चांद के सिक्के जारी किए गए थे। तीसरा ऑप्शन ठीक है। 1 और 3 ठीक है, सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट 30 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन बताने हैं। अनेक राजपूत कुल अपने मूल को महाभारत में उल्लेखित सूर्यवंशी और चंद्रवंशी क्षत्रियों से जोड़ते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है राजपूतों का उद्भव मुनि वशिष्ठ द्वारा माउंट आबू पर प्रज्वलित यज्ञाग्नि से हुआ। दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन है राजपूत कुल प्रतिहार परमार चौहान और सोलंकी यज्ञाग्नि से पैदा हुए, ऐसा माना जाता है। प्रतिहार परमार चौहान और सोलंकी, तीनों ऑप्शंस करेक्ट है, तो बी आंसर सही है। नेक्स्ट है 31 अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए मंगोल आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें गलत ऑप्शन देखने हैं। सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के काल में ही हुए थे। ठीक है, जो मंगोल आक्रमण हुए थे सबसे ज़्यादा ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही हुए थे। ये 1290 से 1300 और 1302 से 1303 के मध्य में। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है मंगोल आक्रमण का सामना करने के लिए उसने एक विशाल अस्थायी सेना का नहीं बल्कि ये स्थायी सेना का गठन किया था। दूसरा ऑप्शन गलत है। उसने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर नहीं बसाया था, तो इसमें यहाँ पर तीसरा ऑप्शन भी गलत होगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने गैरिसन शहर का निर्माण किया था, तो इसमें ये ऑप्शन भी गलत है। इसमें 2 और 3 ऑप्शन गलत हैं, लेकिन इसमें यहाँ पर अगर 2 और 3 इसमें होता तो बी आंसर करेक्ट होता। 2 और 3 ऑप्शन इसमें गलत है, गलत ही पूछा गया है। 32 है मोहम्मद गोरी की मृत्यु का निम्नलिखित पर क्या प्रभाव पड़ा। गोरियों ने मध्य एशियाई महत्वाकांक्षाओं की तिलांजलि दे दी। ठीक है, पश्चिम पंजाब की खोकर जाति ने विद्रोह कर दिया, ये भी करेक्ट है। तीसरा है भारत में तुर्क शासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसमें तीनों ऑप्शंस करेक्ट है, तो डी आंसर सही आंसर है। नेक्स्ट है 33 प्राचीन भारतीय समाज को मध्यकालीन समाज में बदलने के कारणों में कौन शामिल था। इसमें शामिल था इसका मूल कारण भूमि अनुदान था। वर्णमूलक समाज का अत्यधिक कठोर होना सही है, ये भी। भूमि अनुदान के कारण भूस्वामियों का उदित होना। इसमें तीनों ऑप्शंस करेक्ट है, तो डी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट है 34 है मुजफ्फर शाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन भी बताने हैं। मुजफ्फर शाह के संबंध में देखने हैं। पहला ऑप्शन है उसने प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल सिंधुपुर पर आक्रमण किया था, ये ऑप्शन गलत है। सिंधुपुर इसमें बोला हुआ है कि सिंधुपुर पर आक्रमण किया था, ये ऑप्शन गलत है। उसके पौत्र अहमद शाह प्रथम ने आक्रमण किया था और जबकि इसने नहीं किया था, तो पहला ऑप्शन गलत है। उसने मालवा के शासक हुशंग शाह को पराजित करके बंदी बना लिया था, दूसरा ऑप्शन ठीक है। दूसरा ऑप्शन सी में आ रहा है, सी आंसर सही है। 35 है महानवमी डिब्बा के संबंध में सही कथन बताने हैं। पहला ऑप्शन है यह राजा के भवन का एक मंच था, इसमें गलत ऑप्शन बताना है, तो सही है पहला, तो राजा के भवन का एक मंच था। दूसरा ऑप्शन है यह शहर का सबसे ऊंचा स्थान था, ये भी करेक्ट है। इस पर लोहे की संरचना बनी हुई थी, इस पर लोहे की संरचना नहीं बनी हुई थी, तो ये ऑप्शन गलत है। सभा मंडप एक ऊंचा मंच होता था और महानवमी जो डिब्बा है वो एक विशालकाय मंच था, और इसमें इसका जो संरचना थी वो दोहरी दीवारों से घिरा हुआ था। इसमें यहाँ पर तीसरा ऑप्शन ही सही आंसर होगा। लोहे की संरचना नहीं बल्कि ये पत्थर की संरचना बनी हुई थी। नेक्स्ट 36 मस्जिद के संबंध में कौन सा सही नहीं है। इसमें
गलत ऑप्शन बताना है। यह फारसी शब्द है। जो मस्जिद है ये फारसी शब्द नहीं है, अरबी शब्द है। ए आंसर ही सही है। 37 है, निम्नलिखित में से कौन एकमात्र राजपूत राज्य था जो मुगल प्रभुता स्वीकार न करने पर कायम रहा? इसमें पहला ऑप्शन ही सही है, ये मेवाड़ रहा था। ए आंसर करेक्ट है। एकमात्र राजपूत राज्य जो मुगल प्रभुता स्वीकार न करने पर कायम रहा था। नेक्स्ट 38, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1510 ईस्वी में ईरान के शाह इस्माइल ने शहबानी खां की हत्या की थी? ये की थी यहाँ पर मैरू के निकट। बी आंसर इसमें सही है। 1510 में मैरू के निकट एक घमासान युद्ध में ईरान के शासक शाह इस्माइल ने समरकंद के शासक शहबानी खां को पराजित कर दिया और उसकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट 39, बासवन्ना 1106 से 1168 के संबंध में सही कथन इसमें बताना है। इसमें पहला ऑप्शन है, उसने महाराष्ट्र में वीर शैव परंपरा की शुरुआत की थी। ये ऑप्शन गलत है। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक प्रांत में की थी, ना कि महाराष्ट्र में की थी। उसने पारंपरिक अनुष्ठानों की आलोचना प्रस्तुत की थी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। बी आंसर करेक्ट है। 40 है, सूची 1 और सूची 2 दी गई है, मिलान करके बताना है। झांसी का अंग्रेजी राज्य में विलय कब हुआ था? ये हुआ था 1854 में। 1854 में हुआ था। फिर है स्वतंत्रता का महान विद्रोह, जो स्वतंत्रता का महान विद्रोह हुआ था 1857 में हुआ था। 1857 की क्रांति। वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा एक नई न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई थी, 1772 में की गई थी। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो स्थायी बंदोबस्त था, ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट स्थायी बंदोबस्त 1793 का ही था। तो इसमें तीसरा यही आ रहा है, डी का बी आंसर करेक्ट है। 41 है, इसमें गलत कथन बताना है। इसमें गलत कथन की बात करें तो डी ऑप्शन गलत है। मुर्शीद कुली खां और उत्तराधिकारी नवाबों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर स्वतंत्र शासकों की भांति व्यवहार किया और मुगल बादशाह को राजस्व देने से मना कर दिया। इसमें डी आंसर ही गलत है। मुर्शीद कुली खां औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का दीवान था। उसके पश्चात फर्रुखसियन ने उसे बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था और मुर्शीद कुली खां ने मध्य बंगाल में मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी भी बना लिया था। तो डी आंसर इसका गलत है, डी आंसर ही सही होगा। नेक्स्ट है 42, मुगलकालीन सामाजिक व्यवस्था में मध्य वर्ग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शंस भी देखने हैं। पहला ऑप्शन है, बर्नियर के अनुसार भारत में कोई मध्य वर्ग नहीं था। ये बर्नियर के अनुसार बताना है। इसमें कोई भी मध्य वर्ग नहीं था। पहला ऑप्शन सही है। मध्य वर्ग का अर्थ है व्यापारी और दुकानदार। ठीक है, मुगल कालीन मध्य वर्ग का जीवन स्तर अमीरों और गरीबों के मध्य में होता था। तीनों ऑप्शन ही सही है, डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 43, भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शंस बताने हैं। यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। ठीक है, वायकोम सत्याग्रह 1924 से 1925 में ये हुआ था। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। ठीक है, दूसरा भी ठीक है, पहला भी ठीक है, सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 44, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संबंध में निम्न कथनों में से सही कथन बताने हैं। पहला ऑप्शन है, उन्होंने संस्कृत कॉलेज गैर ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए खोल दिए गए थे। इसमें सही है पहला ऑप्शन, जो गैर ब्राह्मण विद्यार्थी थे उनके लिए भी खोल दिए गए थे। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और इसके लिए सफल आंदोलन भी चलाया था। करेक्ट है। इन्होंने बाल विवाह और बहु विवाह का समर्थन किया था। ये ऑप्शन गलत है। इन्होंने 1850 में बाल विवाह का विरोध किया और उन्होंने बहु विवाह का विरोध करते हुए आजीवन आंदोलन भी चलाया था। तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है, इन्होंने समर्थन नहीं किया था। 1 और 2 ऑप्शन ठीक है, तो यहाँ पर बी आंसर सही आंसर है।
नेक्स्ट है 45 पंजाब पर जिस समय अंग्रेजों का अधिकार हुआ उस समय गवर्नर जनरल कौन था? उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक। जो लॉर्ड डलहौजी है उसका काल रहा था। और 1848 में पंजाब में अंग्रेजों के विरुद्ध कोई विद्रोह, यहाँ पर कई विद्रोह हुए थे। और उसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ जिसमें पंजाब की सेनाएं हार गई थी और अंग्रेजों ने पंजाब को अपने राज्य क्षेत्र में शामिल भी कर लिया था। उस टाइम पे लॉर्ड डलहौजी था। 1848 से 1856 इसका कार्यकाल रहा। नेक्स्ट है 46 भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए। जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए भी कहा था। ये भी इसमें सही है, इसकी व्याख्या भी हो रही है और दोनों इसमें सही है। ए आंसर सही ऑप्शन है। ये मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला था मुसलमानों को दूर रहने के लिए। नेक्स्ट है 47 गांधी इरविन समझौते का हुआ मुख्य रूप से, जो गांधी इरविन समझौता था यह मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट है 48 निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? इसमें सही सुमेलित देखना है कौन सा सही सुमेलित है। 1940 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। ये लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, ना कि 1940 में हुआ था। 1931 ये राजगुरु को फांसी दी गई थी। ये 23 मार्च 1931 में दी गई थी। यहाँ पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। बी ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन होगा। 1931 में दी गई थी। असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1920 में, 1 अगस्त 1920 को हुआ था और उसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी की भी मृत्यु हो गई थी। 1920 रोलेट एक्ट, ये 1919 अप्रैल 1919 का था। बी आंसर इसमें सही आंसर है। 49 है सूची 1 और सूची 2 दी गई है। यहाँ पर प्रिय प्रवास की बात करें तो ये अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरि ओद से संबंधित है। तो पहले का दूसरा है। गबन ये प्रेमचंद, ठीक है। इसमें यहाँ पर शाहनामा देखें तो ये फिरदौसी और एटर्नल इंडिया ये इंदिरा गांधी से संबंधित है। तो बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 50 नीचे दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रम देखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो ये है 1930। इसमें 2 हुए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन, एक तो 1931 से 31 और 31 से 32 वाला। दूसरा व्यक्तिक सत्याग्रह, ये हुआ था 1940। जो व्यक्तिक सत्याग्रह था इसके पहले जो थे वो विनोबा भावे, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 मार्च 1942 में। क्रिप्स मिशन 1942 का था। यहाँ पर क्रिप्स मिशन 1942 मार्च 1942 का। और जो भारत छोड़ो आंदोलन था ये अगस्त 1942 का। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन को। और क्रिप्स मिशन के बाद ही भारत छोड़ो आंदोलन आता है। क्रिप्स मिशन ये मार्च 1942 का है। तो यहाँ पर देखें पहला तो एक होगा, फिर उसके बाद ये 2 होगा, 1 2 4 3, 1 2 4 3 आ रहा ए में। ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 51 आर्य समाज की स्थापना ये 1875 में ही की गई थी। सही है पहला ऑप्शन। अल हिलाल को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने प्रकाशित किया था। लाला लाजपत राय द पीपल समाचार पत्र से संबंध नहीं थे। लाला लाजपत राय द पीपल समाचार पत्र से संबंधित थे। ये ऑप्शन इसमें सही है। सही नहीं है क्योंकि नहीं थे, ये इससे संबंधित थे, तो तीसरा ऑप्शन गलत हो जाता है। कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। चौथा ऑप्शन इसमें सही है। 1 2 4 आ रहा है सी में। सी आंसर सही आंसर है। नेक्स्ट है 52 है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल हैं? पश्चिमी घाट के अंतर्गत इसमें बताना है। नीलगिरी इसमें शामिल है, कार्डमंबी इसमें शामिल है और अन्नामलाई भी इसमें शामिल है। लेकिन जो नल्ला मल्ला है ना,
ये पूर्वी घाट की है, ये पूर्वी घाट की है, ना कि पश्चिमी घाट की है। तो 1 2 4, 1 2 4 और जावादी, जावादी भी पूर्वी घाट की ही है। तो इसमें 1 2 4 आ रहा है बी में, बी आंसर सही आंसर। नेक्स्ट है 53, हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार पश्चिम पूर्व दिशा में सतलज नदी से लेकर, ये सतलज नदी से लेकर नहीं है, सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है। पहला ऑप्शन गलत है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर, ये पश्चिम से, यहाँ पर पश्चिम से पूर्व की ओर जो चौड़ाई है वो इसकी घटती जाती है, ये चौड़ाई है तो ये घटती चली जाती है। दूसरा ऑप्शन इसमें सही है, पहला ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन है हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग की ऊंचाई पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक विविधता पाई जाती है, इसमें तीसरा ऑप्शन भी गलत है। इसमें देखें जो पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की जो ऊंचाई है उसमें अधिक विविधता पाई जाती है, ना कि पश्चिमी हिमालय में। तीसरा ऑप्शन भी गलत है। 1 और 3 ऑप्शन इसमें गलत है, गलत ऑप्शन ही पूछा गया है, तो सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 54, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से देखना है कौन से ऑप्शन सही हैं। पहला ऑप्शन है यह एक संकीर्ण पट्टी है, ठीक है, यह निम्नगन तटीय मैदान का एक उदाहरण है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है यह पर्वतों के विकास के लिए प्राकृतिक दशाएं प्रदान करता है, ठीक है। और ये इसमें सुविकसित डेल्टा, यहाँ पर डेल्टा नहीं है बल्कि ज्वार नद मुख है। तो 1 2 3 ऑप्शन ठीक है, ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 55, नेपाल हिमालय तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में अवस्थित है। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। जो नेपाल हिमालय है ये तीस्ता और इसके बीच में अवस्थित नहीं है, काली और तीस्ता के बीच में स्थित है। दूसरा ऑप्शन है कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में अवस्थित है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है असम हिमालय का सीमांकन काली और तीस्ता नदी द्वारा निर्धारित होता है, इसमें तीसरा ऑप्शन भी गलत है। जो असम हिमालय है ये है तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच में, तीसरा ऑप्शन भी गलत है, ओनली दूसरा ऑप्शन ठीक है, सी आंसर करेक्ट है। 56 है निम्नलिखित में से सिंधु की कौन कौन सी सहायक नदियाँ सुलेमान श्रेणियों से निकलती हैं। जो सुलेमान श्रेणी है उससे निकलती है कौन कौन सी नदियाँ, तो गोमल निकलती है, तोची निकलती है, गोमल, तोची और वी बोआ। इसमें 1 2 5 ऑप्शन ठीक है, सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 57, प्रादीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर देखने हैं कौन से सही हैं। यह आग्नेय और कायांतरिक चट्टानों से यहाँ पर निर्मित है, पहला ऑप्शन सही है। जो प्रादीपीय पठार है आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से ही निर्मित है। यह एक अस्थिर क्षेत्र है जो अत्यधिक भूकंप प्रवण है, दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। पहला ऑप्शन इसमें सही है। जो प्रादीपीय पठार है ये पृथ्वी की सतह की पर उपस्थित प्राचीन भूभागों में से एक है और इसमें सबसे स्थिर भूमि आबद्धों में से ये इसे एक माना जाता है। ये पठार में चौड़ी और उथली घाटियाँ तथा गोल पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, इसमें दूसरा ऑप्शन गलत है। इस पठार में चौड़ी और उथली घाटियाँ घुमावदार पहाड़ियाँ हैं, इसमें 1 और 3 ऑप्शन ठीक है, तो सी आंसर सही है। 58 है सुंदरी जैसे वृक्षों की लकड़ी नाव बनाने के लिए उपयोगी है। जो सुंदरी वृक्ष है पहला ऑप्शन इसमें सही है, जो सुंदरी वृक्ष होते हैं। तीसरा कारण है सैलबाज प्रकार के जो वृक्ष हैं उनकी लकड़ी कठोर होती है, ठीक है। इसमें सुंदरी के बारे में बोला है, इसमें सैलबाज प्रकार के, तो इसमें दोनों तो सही है लेकिन व्याख्या नहीं हो रही है, बी आंसर सही है। 59 है भारत में पाई जाने वाली लाल मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही ऑप्शन बताने हैं। यह प्रादीपीय पठार के एक वृहद भाग पर पाई जाती है, ठीक है। लाल मृदा में काली मृदा की अपेक्षा अधिक निक्षालन होता है, जो लाल मृदा होती है उसमें ज़्यादा निक्षालन होता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन भी इस प्रकार की मृदा में नाइट्रोजन, ह्यूमस, फास्फोरस और चूने का अभाव होता है, तीनों ऑप्शंस ठीक है, ए आंसर सही है। नेक्स्ट है 60 है भारतीय मानसून के संदर्भ में सही कथन बताना है। पहला ऑप्शन है ग्रीष्म काल में
उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम हिमालय तथा तिब्बत के पठार के अवरोध के कारण दो शाखाओं में विभक्त होकर मानसूनी हवाओं के उद्भव में मदद करती है। इसमें पहला ऑप्शन गलत है। जो ग्रीष्मकाल, यहाँ पर ये शीतकाल में जेट स्ट्रीम हिमालय और तिब्बत के पठार के अवरोध के कारण दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है, ना कि ग्रीष्मकाल के दौरान। दूसरा ऑप्शन है शीतकाल में यह जेट स्ट्रीम खिसक कर हिमालय के पार चली जाती है, जिससे मानसून का प्रसार अवरुद्ध हो जाता है। ये ग्रीष्म काल में जाती है, तो इसमें ऐसे अपोजिट करके हैं दोनों एक दूसरे के। तो सही ऑप्शन बताना है, इसमें दोनों गलत है, ना तो एक नहीं दो, डी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 61, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। राज्य और खनिज दिए गए हैं, इसमें गलत ऑप्शन बताना है। बिहार की बात करें तो ये अभ्रक ठीक है। ओडिशा बॉक्साइट पहले स्थान पर है। त्रिपुरा तांबे से रिलेटेड नहीं है, त्रिपुरा में तांबा नहीं पाया जाता है और मेघालय में यूरेनियम पाया जाता है। सी आंसर ही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 62, हाल के वर्षों में भारत में गहन कृषि के प्रारूप में कौन से परिवर्तन देखे गए हैं। इसमें बताना है भारत में गहन कृषि के प्रारूप में कौन कौन से परिवर्तन देखे गए हैं। फसल विशेषीकरण में वृद्धि की प्रवृत्ति, ठीक है। उर्वरकों का जो उर्वरक है उनका उपयोग न करने की प्रवृत्ति, यहाँ पर ऐसा तो नहीं है, ये तो होता ही है। कृषि वाणिज्यकरण की प्रवृत्ति देखी गई है, ठीक है। तीसरा, भूमि के प्रति हेक्टेयर श्रम में अत्यधिक कमी की प्रवृत्ति, ये ऑप्शन भी गलत है। 1 और 3 ठीक है, बी आंसर करेक्ट है। 63 है, निम्नलिखित में से कौन सी झील प्लेट विवर्तनी की गतिविधि का परिणाम है। इसमें ये है वुल्लर झील, जो वुल्लर झील है ये प्लेट विवर्तनी की गतिविधि का परिणाम है। सी आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है 64, सूची 1 और सूची 2 इसमें दी गई हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आता ही है इस टाइप के। बिरहोर, जो बीरहोर है ये झारखंड में है। भूटिया की बात करें तो ये है सिक्किम में, भूटिया सिक्किम में और लेप्चा भी सिक्किम में है। टोडा ये तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी पर मिलती है। सेंटलीज ये अंडमान और निकोबार में स्थित है। ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 65, इसमें जलमार्ग और यहाँ पर विस्तार दिए गए हैं और इसकी कभी कभी कितने किलोमीटर स्थित है वो भी पूछ लिया जाता है। पिछले साल भी 2 क्वेश्चन इस टाइप के पूछे गए थे। राष्ट्रीय जलमार्ग, जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वो प्रयागराज से हल्दिया तक है। और यहाँ पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ये सदिया से धुबरी और 3 कोट्टापुरम से कोल्लम तक है। तीनों ऑप्शन ठीक है, डी आंसर करेक्ट है। 66 है, उद्योग और इसमें स्थान दिए गए हैं, इसमें मिलान करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। पेट्रोकेमिकल की बात करें तो ये बोंगईगांव ठीक है पहला, और विमान की बात करें ये बेंगलुरु। मशीन पार्ट्स ये है यहाँ पर पिंजौर। सूती वस्त्र कोयम्बटूर से संबंधित है। ए आंसर ही सही है। सूती वस्त्र कोयम्बटूर, पेट्रोकेमिकल बोंगईगांव, विमान बेंगलुरु और मशीन पार्ट्स हैं पिंजौर से संबंधित। तो इसका आंसर एक ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 67, 67 है, मिलान करके बताने इसमें भी। विषुवतीय रेखीय, जो विषुवतीय रेखीय है ये गर्म और उमस वाला क्षेत्र, कटक शीत ऋतु का ना होना इसकी एक विशेषता है। प्रशांत महासागर, इसमें प्रशांत महासागर ये प्रशांत महासागर ज्वालामृत है। मध्य अटलांटिक ये जलमग्न पर्वत श्रृंखला है। ऑरोग्राफिक वर्षा ये पहाड़ी इलाकों में आर्द्र हवा की गतिविधियाँ होती हैं, पहाड़ी इलाकों में होती है ऑरोग्राफिक वर्षा। तो इसमें ए ऑप्शन ही सही है। 3 4 2 1। नेक्स्ट है 68, कोयला क्षेत्र और इधर देश दिए गए हैं, सुमेलित करना है इसमें। इसमें देखें यहाँ पर डोनेटस्क, जो डोनेटस्क है ये है यूक्रेन में स्थित, डोनेटस्क यूक्रेन में स्थित है। तो इसमें पहला ऑप्शन गलत है, रूस में स्थित नहीं है। कारागंडा, जो कारागंडा है ये कजाकिस्तान में स्थित है, ना कि ताजिकिस्तान में स्थित है। रूर की बात करें तो ये है जर्मनी में स्थित, ना कि फ्रांस में स्थित है। फिर यहाँ पर एक ही बच जाता है, सुमेलित बताना है इसमें हमें।
चिंस्क बेसिन ये दक्षिण साइबेरिया में स्थित है। डी ऑप्शन इसका सही है। जो डोनेटस्क है ये यूक्रेन में स्थित है। कारागंडा ये कजाकिस्तान में स्थित है। रूर ये जर्मनी में स्थित है, ना कि फ्रांस में। ये यहाँ पर चौथा मिलान इसमें सही है। 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें पहला ऑप्शन देखें, माली, पराग्वे, नाइजर, मंगोलिया, ये तो लैंडलॉक्ड कंट्री है, जबकि जो लीबिया है ये लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। ए आंसर ही इसका सही आंसर होगा। गलत ऑप्शन पूछा गया है। 70 भारत के मैंग्रोव स्थलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। इसमें सही ऑप्शन बताना है, कौन सा सही होगा। तो इसमें देखें पहला कन्नूर, ये कन्नूर केरल में स्थित है। कन्नूर यहाँ पर केरल में है। कुंदापुर की बात करें, ये कर्नाटक में है। कुंदापुर कर्नाटक में है। मालवन, जो मालवन है ये महाराष्ट्र में है। और पुलिकट की बात करें तो ये तमिलनाडु में है। इसमें यहाँ पर कौन से सुमेलित हैं। सुमेलित इसमें यहाँ पर दो ही आ रहे हैं। जो कुंदापुर है ये कर्नाटक में, मालवन है महाराष्ट्र में। 2 और 3 इसके ऑप्शन सही ऑप्शन है। इसमें 2 और 3 बी में आ रहा है, बी आंसर सही आंसर है। नेक्स्ट 71, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही हैं। इसमें सही नहीं है, गलत ऑप्शन बताना है। इसमें राजधानी दी गई है और यहाँ पर देखें मालदीव, जो मालदीव है इसकी राजधानी मालाबो नहीं है बल्कि माले राजधानी है। गिनी बिसाऊ की बिसाऊ है। ताइवान की ताइपेई है। निकारागुआ की मानागुआ है, जबकि मालदीव की माले है, ना कि मालाबो। डी आंसर इसका गलत है। गलत ही पूछा गया है। 72 है, कथन और कारण दिए गए भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा जो होती है वो शीत ऋतु में होती है। इसमें सही है पहला ऑप्शन, भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में वर्षा होती है। गर्मियों में ये शुष्क क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है वो शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। इसमें व्याख्या भी हो रही है और दोनों करेक्ट हैं। डी आंसर सही है। नेक्स्ट है 73, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शंस बताने हैं। पहला ऑप्शन है, भूजल यूरेनियम संदूषण के लिए केवल मानव जनित कारक जिम्मेदार है। ये ऑप्शन गलत है। जो यूरेनियम है इसका प्राथमिक स्रोत जियोजेनिक स्वाभाविक रूप से होने वाला है। एंथ्रोपोजेनिक जो मानव जनित होता है, तो ये प्रदूषण यूरेनियम संदूषण में वृद्धि करता है। किस में करेगा, नाइट्रेट में वृद्धि करता है। पहला ऑप्शन इसमें गलत है, ये केवल मानव जनित ही नहीं है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS पीने के पानी में यूरेनियम संदूषण की निगरानी नहीं करता। दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। जो BIS है, भारतीय मानक ब्यूरो, ये पीने के पानी में यूरेनियम संदूषण की निगरानी नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन सही है, तो बी आंसर इसका सही आंसर होगा, केवल 2। नेक्स्ट है 74, पारा प्रदूषक के रूप में किससे उत्सर्जित होता है। ये होता है कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से। जो पारा प्रदूषक होता है कोयला आधारित संयंत्रों से यहाँ पर उत्सर्जित होगा। ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 75, खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता होता है, तो डी आंसर इसका सही आंसर है।